लिए, लॉग इन करने के लिए। हम हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, वो जैसे ही लॉग इन करते हैं हम शुरू हो जाएंगे। तब तक आई गेस मैं आपके साथ थोड़े मीटिंग की चर्चा कर सकती हूँ। पहले तो आपका सबका आज स्वागत है इस मीटिंग में, और हम बहुत एक्साइटेड है हमारे पैनलिस्ट को सुनने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें वो शेयर करेंगे सबके साथ, तो आई होप सबको मज़ा आएगा आज के चर्चा में। और मुझे 2-3 चीज़ें जूम के बारे में कहनी थी। पहली तो ये फर्स्ट मतलब पहली मर्तबा है कि हम ऐसा पैनल जूम पे फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इन केस टेक्नोलॉजी हमारा साथ नहीं देगी तो पहले से सबको मतलब हम सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये बोलना था। सेकंड थिंग कि अगर बाकी सब जब बात कर रहे हैं पैनलिस्ट, अगर आप अपना माइक ऑफ रखेंगे, म्यूट पे रखेंगे, तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि नहीं तो बीच बीच में पीछे का आवाज आता है और जो पैनलिस्ट बात कर रहे हैं वो सुनाई नहीं देता है। तो सबको रिक्वेस्ट है कि आपके खुद के माइक्स आप म्यूट पे रखें। और अगर आपको कोई पैनलिस्ट से कोई प्रश्न पूछना है तो हम एंड में 10 मिनट रखेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, और जो होस्ट अमित अमानी है, जो हमारे ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है, वो हमको हेल्प करेगी ये मीटिंग होस्ट करने के लिए, तो वो पैनलिस्ट को भेजेगी आपका प्रश्न, और वो प्रश्न थोड़े प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। शायद जो रह जाएगा वो हम कोशिश करेंगे कि पैनलिस्ट को भेज दे वो प्रश्न, और वो शायद आपको ईमेल पे या किसी और जरिए से जवाब दे सकते हैं। तो आपने सबने आई थिंक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा, तो आप सबके ईमेल्स हमारे पास है। दूसरी चीज आपको बतानी थी कि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर आपको चाहिए कि आपका चेहरा नहीं दिखे तो आप वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं, इनकेस आपको पसंद नहीं है। ये रिकॉर्डिंग शायद हम नहीं मतलब जो वीडियो है हम शायद नहीं अपलोड करेंगे, बट जो पैनलिस्ट बात करें उसका ऑडियो हम रिकॉर्ड करके शायद अपलोड करेंगे फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे। तो आपको सबको वो बता देना था पहले शुरू करने से पहले। आई थिंक हमारे सब पैनलिस्ट आ गए, तो हम जल्दी स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आप सबको मैम प्लीज पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करिए, मतलब हाँ सोना मैं करूंगी, एक सेकेंड। यस ओके ओके। मैं सिर्फ जनरल रूल्स मतलब जो स्विच ऑफ एक्सेट्रा करना था उनके लिए रुकी हुई थी, इसके लिए आपको शेयर किया। थैंक यू। तो मैं अभी 1 बाय 1 पैनलिस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन मुझे सबको वेलकम करना था, और स्पेशली पैनलिस्ट को जो उनका कीमती समय हमारे साथ बिताएंगे। हर एक जो पैनलिस्ट है, हमने 5 जन को इनवाइट किया है आज। डॉक्टर विभा कृष्णमूर्ति जो उम्मीद को हेड करती है, और ये सब अपना इंट्रोडक्शन करेंगे। डॉक्टर नंदिता डिसूजा जो सेतु संस्था है गोवा में, उसकी हेड है। रंजना चक्रवर्ती जो ऑटिज्म सोसाइटी वेस्ट बंगाल के साथ जुड़ी हुई है। वैष्टाई दाबू जो वी कनेक्ट के साथ जुड़ी हुई है, और रोहित कुमार जो सीईओ है अपनी शाला संस्था का। ये सब सॉर्ट ऑफ मेरे बहुत करीबी कॉलीग है, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ उन सबके साथ ये दोपहर गुजारने के लिए। सो वेरी वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर टुडे। आई एम विभा, मैं आपको इनविटेशन देती हूँ कि आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, और फिर अगर आप नेक्स्ट पैनलिस्ट को टैग करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक्स जय। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम विभा कृष्णमूर्ति है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, और ख़ास करके बच्चों के विकास के बारे में, और जिन बच्चों को विकास में परेशानी है उनके बारे में ज़्यादातर उसमें स्पेशलाइज्ड हूँ। तो आई एम डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, और उम्मीद में जहांजिब के साथ और मेरे अन्य 95 और जो कॉलीग्स हैं उनके साथ मैं काम करती हूँ। आज बहुत सारे जाने पहचाने फेसेस और नए चेहरों को देख के बहुत खुशी हो रही है। नेक्स्ट मैं वैष्टाई को टैग करना चाहूँगी। थैंक यू विभा। मैं वहिष्टाई हूँ। मैं एक पेरेंट हूँ। मेरा बेटा 23 साल का है, उसको सुनने में दिक्कत
आ रही थी, तो इसके लिए मैं ये प्रोफेशन में आई हूँ। मैं एक LS लिसनिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज सर्टिफाइड ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट हूँ, और वी कनेक्ट एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप हमने 2007 में शुरू किया था। बिसाइड्स दैट मैं ऑल्सो एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ, जहाँ मैं 1-on-1 बच्चों के साथ काम करती हूँ, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू चैटिंग विथ ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर नंदिता को टैग करना चाहूँगी। थैंक्स वैष्टाई। नमस्कार, मैं नंदिता डिसूजा हूँ। मैं गोवा में रहती हूँ और सेतु सेंटर में काम करती हूँ। मैं एक पेरेंट भी हूँ। मेरा लड़का 27 इयर्स का है, उसको ADHD है। मैंने MD किया है, लेकिन मेरे बच्चे के बावजूद मैंने PhD अभी कर पा रही हूँ, लेकिन अभी तक पास नहीं हुई हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ आप सब के सामने आने के लिए। मेरा हिंदी तो थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। मैं तो उम्मीद की चेला हूँ, तो एक बहुत बड़ा मौका है मेरे सब गुरु जो है यहाँ पे, उसके साथ ये पैनल डिस्कशन में भाग लेना। थैंक यू। Now we'll tell Rohit to introduce himself, please. Hello. We cannot hear anything. Okay. आवाज आ रही है? Hello, we cannot hear anything. Jay, I will speak to them. The audio is clear. I'll just do a one-on-one with them. You can continue. Thank you, Nandita, for tagging me, and thank you, Jay and Ummeed team, for inviting me on this panel. I think मैं नंदिता की बात से काफी सहमत हूँ कि बहुत ही खुश हूँ मैं इस पैनल में, इन पैनलिस्ट के साथ आज यहाँ आप लोगों के साथ मिलके, क्योंकि मैं भी नंदिता की तरह उम्मीद का एक चेला हूँ। हमारे काम को उम्मीद ने काफी प्रभावित किया है अलग अलग तरीके से। मैं अपनी शाला नामक एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और हमारा काम सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा, जिसको हम बोलते हैं, अगर आप शिक्षा को लें और मेंटल हेल्थ को लें और दोनों की शादी कराएं, तो वहाँ से जो चीजें निकलेंगी और उसके ऊपर हम काम करते हैं। बहुत सारा हमारा काम जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं मुंबई के, उनके साथ होता है, जहाँ पे हम बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ मेंटल वेलबींग या मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स करते हैं। Sorry, is everyone done? Ranjana has left. So Ranjana it is. Thank you, Rohit. I would like to, मुझे थैंक यू पहले बोलना है जैनजिप को, जे को, कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया बोलने के लिए। और मैं रंजना हूँ और मैं ऑटिज्म सोसाइटी वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं वहाँ पे बोर्ड मेंबर हूँ। इसके बावजूद, मतलब ये छोड़ के भी मैं एक पेरेंट हूँ और मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं ऑटिज्म सोसाइटी में काम करती हूँ, मेरे साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, हम लोग एक साथ ही काम करते हैं, मनीषा भट्टाचार्य। हम लोग मोस्टली काम करते हैं बच्चों के साथ जिनको ऑटिज्म मतलब डायग्नोसिस वैसा है, और हम लोग नैरेटिव प्रैक्टिसेस वहाँ पे बहुत करते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। या थैंक यू जय। Thank you everybody for introducing yourselves, and I guess हम शुरू करते हैं हमारी चर्चा। तो मेरा पहला प्रश्न है जो पूछना चाहूँगी कि आपको, आपके हिसाब से क्यों जो हमारे देखभाल करने वाले पेरेंट्स या केयर गिवर्स रहते हैं, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य रहता है, इस पे हमको मतलब हम क्यों उसको महत्वपूर्ण समझते हैं या उसकी तरफ हम क्यों इतना ध्यान देते हैं? तो पहले आई थिंक विभा जवाब देगी ये प्रश्न का। थैंक्स जे। एक्चुअली जब हम बच्चों की बात करते हैं तो साथ में हमेशा उनके माँ बाप के बारे में बात करते हैं। तो एक बहुत मशहूर पीडियाट्रिशियन थे, guy called Dr. Donald Winnicott, and one of the things he said was there is no such thing as a baby, यानी कि बच्चा नाम का कोई चीज नहीं है। उनके कहने का ये मतलब था कि बच्चे नाम का चीज अकेले नहीं रह सकता, हमेशा वो माँ बाप के साथ जुड़ा रहता है, और कई बारी
दादा दादी नाना नानी उनके साथ भी जुड़ा रहता है। हम सब ये जानते हैं कि नेचर नर्चर की जो डिबेट है कि बच्चे स्वाभाविक या पैदाइशी किसी तरीके से रहते हैं या उनके परवरिश से उनके विकास पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, वो एक डिबेट ही नहीं है। हम जानते हैं कि दोनों चीज बच्चे को अफेक्ट करते हैं। बच्चा पैदाइशी कुछ हद तक किसी तरीके से रहता है और कुछ हद तक अपने माँ बाप के परवरिश या अपने परिवार के परवरिश की वजह से रहता है। And therefore it's logical that the mental health of the parent will affect the child, because the parent is the most proximal environment for the child. So बच्चे के सबसे करीब उसको परवरिश करने वाला उसके माँ बाप रहते हैं और इसीलिए माँ बाप की जो मानसिक स्थिति रहती है बच्चे के विकास पे जरूर इम्पैक्ट करेगी या उस पे फर्क लाएगी। और ये चीज हमें साइंस में बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, और बल्कि ऐसे बहुत सारे स्टडीज हैं जहाँ पे देखा गया है कि बच्चे के बर्थ वेट के अलावा उसके किसी विकास में तकलीफ होने के अलावा पैदाइशी माँ के डिप्रेस्ड होने के या दुखी होने के जो प्रभाव हैं वो कहीं ज्यादा हो सकते हैं। So maternal depression can have a bigger impact on the child than even being born very low birth weight or being born premature. So there is very hard science behind this. ये नहीं है कि हम अच्छे लोग हैं इसीलिए अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये नहीं है कि अच्छे लोग होने के वजह से हम चाहते हैं कि माँ बाप खुश रहें। हम जानते हैं, विज्ञान हमें बताता है, साइंस हमें बताता है कि माँ बाप के परवरिश अच्छे से होने से बच्चे के विकास पे प्रभाव पड़ता है और अच्छे तरीके से या सही तरीके से परवरिश करने के लिए माँ बाप की मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू विभा। रंजना, आप एक पेरेंट प्रोफेशनल हो, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहोगे या आपके जरिए से कुछ बोलना चाहोगे ये सेम प्रश्न के जवाब में? जी, मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ सबके लिए ज़रूरी है और ऑब्वियसली उसमें केयर गिवर्स भी आते हैं उसमें। और मेरे जो विभा ने पॉइंट आउट किया, ऑब्वियसली पेरेंट्स और बच्चे का जो है मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं उसमें एक ही चीज़ ऐड करूँगी कि लर्निंग सबसे अच्छा होता है जब बच्चा खुश रहता है। तो ये हम लोग ने अपने काम में भी देखा है कि बच्चे बहुत खुश रहते हैं जब, तो उनका लर्निंग बहुत ऑप्टिमम होता है। और एक चीज़ जो मैं हम लोग क्या मतलब अपने काम में देखते हैं, जब कोई नया डायग्नोसिस होता है किसी पेरेंट का, तब उन लोग इतना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, टेंशन करते हैं कि आज का जो है हम लोग उस पे से फोकस कहीं पे रिड्यूस कर लेते हैं, कम हो जाता है। उससे क्या होता है कि बहुत ज़रूरी टाइम हमारे हाथ से छूट जाता है जो हम लोग बच्चे के साथ कनेक्ट करके उसके साथ डिफरेंट प्ले बेस्ड गेम्स करके कनेक्ट कर सकते थे, जब जहाँ पे वहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता था। और एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ पॉइंट करना कि बच्चे के साथ अगर बच्चे में ऐसे ही कोई मतलब कोई खामी मतलब कोई अगर उनमें अगर कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स अगर पेरेंट्स के हिसाब से ही कनेक्ट करें। मतलब कभी कभी होता है कि पेरेंट्स केयर गिवर्स टीचर की जैसे बात करना शुरू करते हैं या थेरेपिस्ट की तरह बात करना शुरू करते हैं, वहाँ पे हम लोग कहीं पे देखते हैं कि रिलेशनशिप इफेक्टेड हो जाते हैं। तो वो नहीं करके, क्योंकि बच्चे का एक वाइटल रोल, एक वाइटल रिलेशनशिप कहीं पे खो जाता है, हमको लगता है। और ऑब्वियसली डोमिनेंट आइडियाज जो हैं कि केयर गिवर्स का डिप्रेशन होना है, गिल्ट होना है, फ्रस्ट्रेशन होना है, ये सब होना है, तो इस पे अगर हम लोग थोड़ा सा काम कर सके और इसको अगर थोड़ा सा कम कर सके अपने काम के थ्रू में, आई थिंक दैट विल मेक, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रंजना, थैंक यू सो मच। अभी मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आप सबके जो अलग अलग काम करने के तरीके हैं और अलग अलग जगहों पे और अलग अलग संस्था में आप काम करते हैं, तो एक ऐसी कोई आप कहानी शेयर कर सकते हैं जिसमें आपने जो देखभाल करने वाले हैं या जो पेरेंट्स हैं उनके साथ आपने उनके जो मानसिक स्वास्थ्य पे आपने साथ में काम किया और उससे
क्या क्या पॉसिबल हुआ या क्या मुमकिन हुआ बच्चे के लिए, वो देखभाल करने वाले के लिए, वो पूरे परिवार के लिए। आपको क्या, आपके जरिए से आपको क्या लगा कि उसका असर क्या हुआ उस पे फोकस करके। तो पहला मैं वहिष्ठा को पूछूंगी कि अगर आप एक कहानी शेयर कर सकते हैं। तो मेरे लिए एक कहानी ये रहेगी कि मैंने ये मेंटल हेल्थ का कोर्स किया, उसके पहले मैं इवन दो पेरेंट हूँ, मैं प्रोफेशनल्स को एज प्रोफेशनल, आई मीन इन अ प्रोफेशनल रोल में पेरेंट्स को देखती थी कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। बट नाउ बीइंग इन द स्पेस ऑफ मेंटल हेल्थ, मेरा नजरिया चेंज हो गया है। और वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज स्टार्टिंग, जब भी मैं शुरू करती हूँ, कोई भी नए पेरेंट से मिलती हूँ, तो पहले मेरी ये सवाल रहता है कि आपकी उम्मीद और आपके सपने अपने लिए और अपने बच्चे के लिए क्या है। जब भी ये सवाल मैं पूछती हूँ तो बहुत सारी चीजें मुमकिन हो जाती है जो पहले मुझे नहीं दिखती थी और मेरे लिए भी मुमकिन नहीं होता था। और वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने पेरेंट्स से जो सीखा है एक्चुअली इज कि पेरेंट्स के अंदर बहुत सारी क्षमता रहती है, उनके पास बहुत सारी एजेंसी रहती है। एंड हम जो उनको विथ पॉजिटिविटी देखते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटीज सामने आती है फॉर द पेरेंट एंड फॉर अस। So one of the stories that is coming to my mind is working with a family जो केन्या में रहते हैं और उनके बच्चे को न सिर्फ सुनने की दिक्कत है पर और भी एडिशनल इश्यूज है। पर वो फैमिली के अंदर से मैंने ये सीखा है कि हमेशा she is always positive and she is always thinking that yes, मेरे बच्चे का ग्रोथ कम है, यानी उसका जो डेवलपमेंट है वो दूसरे बच्चों से थोड़ा कम है, but it is not going to be impossible. He will always reach his milestones. भले थोड़ा सा देर से पहुंचेगा. So this is something which I think I really cherish and I hold on to because being in a professional role हम हमेशा डिस्काउंट कर देते हैं पेरेंट का के होप्स को, पेरेंट के एजेंसी को। एंड आई थिंक ये दिस पेरेंट हैज रियली मेड मी अंडरस्टैंड what positivity can do and that there is always hope. So ये एक चीज I would really like to share with everybody कि we are all in that space but there is always hope. Thank you so much. नंदिता, मैं आपको पूछना चाहूंगी, आप अगर कुछ शेयर करना चाहेंगे आपके काम। थैंक्स जे। तो सेतु में हम बच्चों के साथ काम करते हैं और ये बच्चे बेबी से 19 साल तक रहते हैं। तो बहुत बार जब हमारे फैमिलीज जो है रेफर कर जाते हैं हम सेतु में, तो एकदम निराश होके आते हैं। सब प्रॉब्लम्स उसके मन में है और शुरू में ही सब जो बुरा है, जो ठीक से नहीं चल रहा है, जो उनसे वो संभाल नहीं सकते, वो सब पहले बोलना शुरू करते हैं। लेकिन और वो सुन के बहुत बार हम जो प्रोफेशनल्स हैं हम भी निराश होते हैं, मैं क्या करूं, कैसा सॉल्व करूं ये सिचुएशन। लेकिन एक ही प्रश्न पूछने से क्या अच्छा क्या है, आपके बच्चा में अच्छा क्या है, आपने जो पहले का जो ऐसा क्राइसिस या तनाव ने आपने फेस किया, उसमें आपके पास क्या गुण थे, क्या स्ट्रेंथ्स थे जो फेस करने को में कुछ शक्ति मिली। एक ही ये प्रश्न पूछने से पूरा रूम का मूड लिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उनका जो सोच है वो एक 180 डिग्रीज बदल जाता है
और अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं मेरा बच्चा को क्या अच्छा लगता है, क्या करता है मेरा बच्चा, और मेरे अंदर क्या शक्ति है, और अगर ये शक्ति है तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो ये जो स्ट्रेंथ्स बेस्ड हम बोलते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं और यहाँ से बहुत बहुत नए नए आइडियाज आते हैं। और हमारे लिए भी ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल एक मैजिशियन है जिसमें सब सॉल्यूशंस है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो माँ बाप के सिचुएशन है वो खुद एक्सपर्ट्स बनते हैं अपने सिचुएशन का, क्योंकि उनको मालूम है उसने क्या ट्राई किया है, किस चीज से कुछ फायदा मिला, किस चीज से कुछ फायदा नहीं मिला, और सॉल्यूशन भी उसके ही अंदर है। प्रोफेशनल्स में सॉल्यूशन नहीं है, पेरेंट्स के फैमिली के अंदर ही सॉल्यूशन है। लेकिन कंफ्यूज होने से या बहुत तनाव होने से शायद वो सोच नहीं पाते उस टाइम वो क्या कर सकते। तो जब उसका मानसिक स्थिति बदलता है, उसमें थोड़ा पॉजिटिविटी आता है, जैसे पहले कहा गया है, तो सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए भी वो तैयार होते हैं। तो ये मैं शेयर करना चाहती हूँ। और सेतु में अभी पेरेंट्स का सपोर्ट ग्रुप बनाने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था। मैं एक उदाहरण दूंगी, ये ऑटिज्म का पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। और हमने ये बहुत मुझे लगता है 4-5 महीने पहले से शुरू किया था। और ज्यादा ये पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए, कुछ अच्छा अगर यूट्यूब पर वीडियो है वो पोस्ट करने के लिए, या कुछ ट्रेनिंग, सेतु ने कुछ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया वो उनको पता करने के लिए। लेकिन ये कोविड का टाइम में जो अभी लॉकडाउन हुआ है, इसमें इतना फायदा मिला है क्योंकि पेरेंट्स एक दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं और इतने अच्छे आइडियाज वो लोग शेयर करते हैं वहां पे। और क्या है कि समझो कोई बोल रहा है कि मैं बहुत निराश हूँ, मेरा बच्चा का टॉयलेट ट्रेनिंग में ट्राई कर रही हूँ लेकिन बिल्कुल कुछ सक्सेस नहीं आया है, तो दूसरे पेरेंट्स भी बोलते हैं हैंग ऑन देयर, सब ठीक हो जाएगा, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो। और इससे एक एनर्जी पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब एक दूसरों का हाथ पकड़े और साथ में शामिल हो जाते हैं तो बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं हम। थैंक्स। थैंक यू। आपने मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि जो माँ बाप है या देखभाल करने वाले हैं वो एक दूसरे के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। थैंक यू। रोहित, मैं आपसे पूछना चाहूंगी अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आपके काम में या क्या। I think when I'm listening, जब मैं सब लोगों को सुन पा रहा हूँ तो 2-3 चीजें सामने उभर के आ रही हैं। तो कि हमारा जो काम है वो प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल स्पेस, हेल्थ स्पेस में है। तो जब हम ये बात करते हैं किसकी जरूरत क्यों है ना, मेंटल हेल्थ तो मेंटल हेल्थ है, अगर आप मुझे थेरेपी की नीड है मैं चले जाऊंगा, राइट। बट स्पेशली ऐसा बहुत सारे देशों में है, बट इंडिया में हमने ये देखा है कि जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके वो अभी भी काफी स्ट्रांगली रूटेड है, और हर सोशल क्लास में। तो जब हम पेरेंट्स के साथ काम करते हैं ना तो एक भाषा मिलती है उनको जो काफी आसान सी भाषा होती है, और स्पेशली जब आप प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव भाषा के बाद बात कर पाते हैं कि यार क्या फील हो रहा है आपको, तो वही भाषा में वो देख पाते हैं कि मेंटल हेल्थ की बात कोई बहुत हवा नहीं है या भूत जैसी बात नहीं है, कर सकते हैं, हो सकता है। तो वो जो एक एक्सपीरियंस उनको मिल पाता है उसके साथ फिर वो एक्सपीरियंस बच्चों तक एक्सपेंड करना इजी हो जाता है। तो जब हम स्कूल्स में काम करते हैं ना तो देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल कम्युनिटी एंड देन पेरेंट कम्युनिटी, राइट। तो वो अलग है, बट उसको अगर साथ में हम देख पाए तो जैसे हम खोज स्कूल जो अपनी शाला एक रन करता है उसमें हम काम कर बोलते हैं कि अगर हमको ये देखना है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ प्यार से ट्रीट करें तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि पीपल आर नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम, राइट। एंड व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट दैट अबाउट द पेरेंट्स, वो कैसे देख पाएंगे कि लोग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखें, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ज्यादा बच्चों को मार पीट की शिकायत आती है ना, घर पे बहुत मार पड़ती है, और ये काफी रूटीन सा एक मान लिया गया है कि इट इज ओके, राइट।
हाउ डू वी मेक इट अनओके, उसको अनओके के बारे में कैसे बात करेंगे ना। जब हम बात करना शुरू करते तो पेरेंट्स बोलते हैं अरे नहीं भैया इसको 2 चमाट लगाइए ठीक हो जाएगा, राइट। एंड वो एंड व्हाट वी हमें उसको रिफ्यूट नहीं करना है, ये उनका एक्सपर्टीज है, शायद ऐसे उन्होंने फिगर आउट किया है कि लाइफ चलती है। अगर इस एक्सपर्टीज से कहीं और न्यू पॉसिबिलिटीज बनानी है तो पहले हमें उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो हमने अपना पूरा जो मंथली पेरेंट्स मीटिंग है उसका फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। हम पिछले 1 साल से खाली उनके इमोशंस पे काम कर रहे हैं कि भाई अच्छा जब मार जैसी फीलिंग आती है तो होता क्यों है, राइट। और उसमें फिर हमने देखा कि वायलेंस सिचुएटेड कहाँ पे है, वायलेंस अल्टीमेटली कॉन्टेक्स्ट में है। अभी देखिए एक चीज, छोटा सा एग्जांपल ये है कि मेरे पास ऐसा घर है कि कल को मेरे पार्टनर से झगड़ा हो जाए तो मैं अपने बेडरूम से निकल के ड्राइंग रूम में आके बैठ सकता हूँ, थोड़ी देर शांत हो सकता हूँ। बट जहां से हमारे पेरेंट्स आते हैं वहां पे इतने कम जगह है कि हर चीज ही पब्लिक होती है, राइट। सो अगर वायलेंस पब्लिक है तो वो मल्टीप्लाई होता है, उसमें कभी बच्चे पे हाथ जाएगा, कभी किसी और पे हाथ जाएगा। तो ये अगर मैं उनकी बॉडी में सिचुएट कर दूं, बोले कि ये पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, तो वो अपने को बच्चे को मारते हैं, राइट। तो एक बार जब वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि यार शायद सारी प्रॉब्लम उनके अंदर नहीं बैठी है, राइट, तो वो चीज फिर वो बच्चों में देख पाते हैं, वो पॉसिबिलिटी जो बन पाती है ना कि शायद मेरा बच्चा प्रॉब्लम नहीं है। और उसके वहां से फिर एक नई पॉसिबिलिटी ये निकल के आती है कि जो स्कूल कम्युनिटी है और पेरेंट कम्युनिटी वो पार्टनर बन सकते हैं और बच्चे के सपोर्ट सिस्टम को बना पाने के लिए कि कैसे हम मिल के इसके ऊपर काम करें। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है, हमारे स्कूल में एक बच्चा है जो जब ज्वाइन किया तो जूनियर केजी में था, करीब 4-4.25 साल का, और उसका हियरिंग डिलेड था, वो सुन नहीं पा रहा था। लेकिन जब भी हम पेरेंट्स से बात करें तो एक डोमिनेंट स्टोरी है ना कि अगर ऐसी बातें पता चलेंगी समाज में तो क्या होगा, राइट। उस डर से पेरेंट्स बोले नहीं मेरा बच्चा ठीक है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं साधु बाबा के पास ले जा रही हूँ, वो दवाई दे देंगे ठीक हो जाएगा, राइट। तो हम लोग को समझ में आया इसको नेगोशिएट कैसे करें इस समय। लेकिन हमने ये भी रियलाइज किया कि हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम हम ये नहीं बोल सकते कि आप स्कूल की बात नहीं मानेंगे तो स्कूल से निकाल देंगे। सो वी हैड टू फिगर आउट, एंड आई थिंक उम्मीद ने वहां पे हमें वापस हेल्प की कि कैसे मदद करें। अच्छा, टीचर्स को क्या स्ट्रेटेजी सिखाने की जरूरत है, हमें तो ये रियलिटी पता है, अभी इसका डायग्नोसिस होना चाहिए, उस डायग्नोसिस पे काम होना चाहिए। हाउ डू वी पार्टनर विद पेरेंट्स सो दैट पेरेंट्स ये ना देखें कि जो एक स्कूल की भी धारणा है कि स्कूल तो टेस्टिंग करता है, बॉक्स में डालता है, मेरी तो बदनामी होगी। तो वहां से निकल के कैसे हम नए पॉसिबिलिटीज पेरेंट्स के लिए बना सके ताकि पेरेंट्स फिर बच्चों के लिए वो नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सके। एंड आई थिंक वहां पे जो एक खूबसूरत वाकई हमें नजर आते हैं। पिछले शुरुआत में बहुत दिक्कत होती थी, टू बी ऑनेस्ट। पहले साल कोई हमारी बात नहीं मानता था, हम बोलते थे कि प्ले बेस्ड लर्निंग करेंगे, आधा घंटा खोज में खाली खेल होता है सुबह सुबह, तो पेरेंट्स लेट लेके आप लोग तो खेलते ही है ना, क्यों लाना स्कूल में। वहां से लेके आज 3 साल बाद वो बात कर पाते हैं। और लॉकडाउन में उसको हमने काफी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस किया है कि वो सब काम कर पाने की वजह से आज जब लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आती है तो कैसे आज पेरेंट्स, अगर हम उनको कहते हैं कि अच्छा ये एससीएल का सेशन है, क्या आप बच्चे से इसके बारे में बात कर पाएंगे, तो आज उनके पास वो भाषा है। आज वो ये नहीं बोलते कि ये आप बात ही क्या कर रहे हैं, ये तो पढ़ाई नहीं है। तो वो एक शिफ्ट जो हम देख पाए हैं वो इन्हीं वजहों से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि जो केयर गिवर्स का मेंटल हेल्थ पे था उस पे बहुत इंटेंशनली प्रोग्रामेटिकली फोकस किया गया। थैंक यू। थैंक यू सो मच रोहित, जो आपने शेयर किया कि यू नो 2-3 चीजें जो पेरेंट्स के साथ काम करेंगे तो यू नो ऑब्वियसली जैसे रंजना ने भी ऑलरेडी बताया कि वो रिपल इफेक्ट जैसा होता है कि पेरेंट्स अगर खुश रहेंगे तो ऑब्वियसली वो माहौल बच्चों के लिए भी क्रिएट कर पाएंगे, बट ऑल्सो उनकी जिंदगी में क्या फर्क आता है और उनको जो चीजें अच्छी लगती है या जो वो चाहते हैं वो कैसे और मुमकिन होती है उनके मतलब पे फोकस करने से। सो थैंक यू। रंजना, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या कुछ शेयर करना चाहेंगे? थैंक्स जी। मैं एक ही चीज इसमें बोलना चाहूंगी और बिकॉज सबने बहुत सारे पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स बोल दिए हैं। मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग ग्रुप में काम करते हैं और फॉर दैट मैटर हम नैरेटिव प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हमारे डायरेक्टर थे इंद्रानी बासु, वो काफी दिनों से बोल भी रही थी कि कैरेगिवर्स के मेंटल हेल्थ के बारे में वो कंसर्न शो कर रही थी। तो हमने जब नैरेटिव प्रैक्टिस शुरू किया तो हमको उन्होंने इंकरेज किया कि हम अपने 3 महीने का जो पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोग्राम है वहाँ पे हम लोग ये शुरू करें। शुरुआत में तो हमने सोचा था कि स्ट्रेंथ्स पे सोचेंगे, फोकस करेंगे और इन सब चीज़ों पे सोच करेंगे, पर जब हमने सेशन कंप्लीट किया तो अलग ही एक माहौल था जो सबने यहाँ पे किया कि इतना अच्छा
उन लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, बहुत हौसला दे रहे थे एक दूसरे को। वो जब कहानियां, इतना सारे कहानियां जब घर में आ रही थी, मतलब चल रहा था, सब अपने अपने कहानियां बोल रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि वो उनका पूरा देखने का नजरिया ही बदल रहा था, क्योंकि बहुत पॉजिटिव ग्रुप डायनामिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हम वहाँ पे फील कर रहे थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे को और मनीषा को जस्ट बैठ के वहाँ पे वी आर जस्ट एन ऑडियंस, और उसका अपना ही एक ब्यूटी है, और मैं उसको एक ही चीज में डिस्क्राइब करती हूँ कि दैट इज सेलिब्रेशन ऑफ देमसेल्व्स, कि उन लोग कर सकते हैं कि जो जो नंदिता ने बहुत अच्छे से बोला कि जब हम लोग वो भाषा, जैसे रोहित ने भी बोला, भाषा मिल जाए, और वो जब वो स्ट्रेस कम हो जाता है कि मैं कर सकती हूँ, आई थिंक बहुत सारे निकल आता है उसमें से चांसेस कि उन लोग मतलब कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू रंजना। विभा, आप अगर कुछ बोलना चाहेंगे कि आप मतलब हमेशा मुझे पता है हमेशा आप बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पे कितना फोकस होना चाहिए, और आपकी एक संस्था है जहाँ पे एक पूरा टीम है जो सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य पे काम करता है, तो आप कुछ ऐड करना चाहोगे आपके काम में? ऐसी कोई कहानी जहाँ पे आपने फोकस किया मेंटल हेल्थ पे और आपने क्या देखा? Thanks, Jay. I just thought I'd share one story, you know. Actually, कई बार ऐसे होता है कि हमारे मन में भी एज प्रोफेशनल्स कहानियां बैठ जाती हैं तरह तरह की पेरेंट्स के बारे में। मुझे याद है कि एक बारी एक लड़का था लगभग 6-7 साल का, जिसको ऑटिज्म था, और उसकी मदर और फादर पहली बारी आए थे हमसे मिलने उम्मीद में। डायग्नोसिस के बाद मैंने उनको थेरेपिस्ट के पास रेफर किया, और कुछ सेशंस होने के बाद ये थेरेपिस्ट मेरे पास आके बोली कि विभा, ये मदर तो एकदम डिसएंगेज्ड है यार। आई मीन दिस इज अ वेरी वेल्दी फैमिली एंड ऑब्वियसली शी वाज गॉट अदर थिंग्स टू डू, बिकॉज सेशन में सारे टाइम वो फोन देखती रहती हैं। मैं क्या कर रही हूँ बच्चे के साथ, उनको तो कोई दिलचस्पी ही नहीं है उसमें। तो मैंने बहुत उसको बोला कि आप जरा अच्छे से देखो, आपकी गलती है अगर आप पेरेंट को नहीं एंगेज कर पा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए, कुछ तरीके बताएं। लेकिन 2-3 सेशंस के बाद वो वापस आके बोली कि नहीं बाबा, मैं तो इस माँ को बिल्कुल एंगेज नहीं कर पा रही हूँ, वो सारा टाइम अपने फोन देखती रहती हैं, बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड लगती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक बारी सेशन को ऑब्जर्व करती हूँ। एंड दिस वाज अ वेल टू डू फैमिली, सो आई रिक्वेस्टेड परमिशन लिया मैंने मदर से कि मैं सेशन देखना चाहूंगी। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम। हमारे यहाँ एज यू नो जे एक वन वे मिरर है जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फैमिली को थेरेपिस्ट के साथ और बच्चे के साथ। तो मैंने देखना शुरू किया, तो श्योर इनफ अबाउट 10 मिनट्स 20 मिनट्स इनटू द सेशन मदर ने अपना फोन निकाला और फोन पे देखने लगे। लेकिन मेरा पोजीशन ऐसे था कि बिहाइंड द मिरर में देख सकती थी कि माँ अपने बच्चे के फोटो देख रही थी बचपन के, और उनका शक्ल एकदम ही उदास था। And it was clear that she was grieving the childhood of this child when she had imagined different things for him. And वो इस बात पे उदास थी कि वो बच्चा जो उन्होंने सोचा था उनके लिए मुमकिन होगा जब वो 1 साल का था या 2 साल का था, वो अब अलग बच्चा था उनके हिसाब से। तो ये बात मैंने और थेरेपिस्ट ने डिस्कस किया, और हमने फिर कुछ सेशंस उस मदर के साथ ऐसे किए कि हम आधा घंटा बच्चे के साथ काम करते थे, फिर आधा घंटा थेरेपिस्ट या मैं उस माँ के साथ बात करते थे उनका अनुभव जानने के लिए कि उनका ये जर्नी कैसे था, और उनके जो सपने थे उनके बच्चे के लिए, जो उम्मीद थे, वो अब क्या थे, पहले क्या थे और अब क्या थे। तो ऐसे बातें करने के बाद हमने देखा कि ओवर्टली या एक्सप्लिसिटली हमने कभी ये नहीं पूछा कि क्या आप उदास हैं, आप दुखी हैं क्या, क्योंकि ये बिल्कुल परमिशन ही नहीं है हमारे सोसाइटी में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछने के और इस प्रकार के जवाब देने के।
by acknowledging that it was important enough for us to talk to her about it, हमने उसको परमिशन दिया, उसको अनुमति दी कि वो अपने इमोशंस के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर सकते थे। और उसके बाद हमने उस माँ की एंगेजमेंट बहुत अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया कि उन्होंने क्या किया, और उनके फादर के साथ जो एक्सपीरियंस था वो और भी अलग था, which I won't share, but I'll just say that if it is taboo for women, it's doubly taboo for men to talk about what it feels like as a parent to experience a child who is different in any way. थैंक यू सो मच विभा। आपने दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण शेयर की है। एक तो कि फैमिली में सिर्फ काफी टाइम हम थेरेपिस्ट माओं के साथ ज्यादा काम कर लेते हैं, बट जो पिता रहते हैं उनके साथ शायद ही कोई कॉन्वर्सेशन होता है, और उनका भी मानसिक स्वास्थ्य इतना ही महत्वपूर्ण रहता है। और जैसे आपने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य मतलब कभी भी कॉन्वर्सेशन में लोगों को बताना या सामने से बताना हार्डली होता है, बहुत कम होता है। तो हम एज प्रोफेशनल्स क्यों उसको आगे लेके आए और हम फैमिलीज को परमिशन दे कि इसके बारे में चर्चा करें और इसके लिए सहायता ले, या उनको जो भी चीजें अच्छी लगती है वो करे। तो वही मेरा नेक्स्ट प्रश्न है कि आप सब ने अपने काम में अलग अलग चीजें देखी होगी, बहुत सारे परिवारों के साथ और देखभाल करने वालों के साथ आपने जो काम किया है, कि वो छोटी छोटी चीजें जो आपने देखी है जो वो करते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए और अपने परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, और आप क्या क्या चीजें देखते हैं और कैसे आपके जिंदगी पे उसका प्रभाव हुआ है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा शेयर करना चाहेंगे तो। मैं भी नंदिता आपसे शुरू करेंगे। थैंक्स जे। तो जब मैं कोई फैमिली के साथ मीटिंग लेती हूँ तो हमेशा एक मेरा रिकमेंडेशन है कि माँ और बाप खुद का ख्याल रखना चाहिए, अपनी देखभाल करनी चाहिए। और ये थोड़ा एम्फसाइज करने के लिए मैं दो उदाहरण देती हूँ कि एक जैसा आप अगर हवाई जहाज में जाते हैं तो वो एयर होस्टेस हमेशा जब वो सुरक्षा सूचना देते हैं वो बोलती है कि ऑक्सीजन मास्क, जब कैबिन प्रेशर कम होता है ऑक्सीजन मास्क आएंगे और दूसरों को हेल्प करने के पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाओ। और दूसरा उदाहरण है कि आपका मोबाइल फोन, अगर आप फोन को हर दिन चार्ज नहीं करते, जितना भी आप मेहनत करो वो फोन चलेगा नहीं। तो हर दिन आप कुछ ना कुछ करना चाहिए जो खुद का स्पिरिट को रिचार्ज करे। तो ये बोलने के बाद मुझे देखते हैं ऐसे क्या करें, टाइम भी नहीं मिलता है, कैसा ये कर सकते हैं। तो मैं बोलती हूँ ना, कैसा भी आप कुछ भी सोचना चाहिए, 5 मिनट के लिए भी है लेकिन कुछ तो करना ही चाहिए। तो एक बार एक माँ वापस आके मुझे बोली कि उसका आइडिया क्या था। वो मैं पूछती हूँ कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो कभी कभी बहुत सारे माँ बाप बोलते हैं नहीं हमको एक दोपहर का थोड़ा ऐसा 15 मिनट का हम अगर सो जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिलते हैं और बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। तो ये माँ की आइडिया क्या थी कि उसने एक बड़ा नोटिस डाला, साइलेंस आवर। तो ये घंटा में सब लोग खामोश रहने चाहिए और अगर कुछ बात करना चाहिए तो एकदम ऐसा विस्पर के साथ ही बात कर सकते हैं। और चलने से भी अपने पैरों की उंगलियों के बल पे चलना चाहिए। और जो बच्चा सबसे चुपचाप है उसको एक प्राइज मिलेगा। तो ये इतना अच्छा आइडिया निकला क्योंकि सब बच्चे एक दूसरों के साथ कंपटीशन ले रहे थे और माँ चुपचाप पलंग पे जाके 1 घंटा नहीं हुआ लेकिन उसको आधा घंटा कम से कम मिला और सबको प्राइज दिया। तो हर दिन सबको प्राइज मिलता था। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला और मैं दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करती हूँ। तो हाँ, ये जैसे मैंने बोला, पेरेंट्स बहुत बार एकदम इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं जो दूसरे पेरेंट्स भी यूज कर सकते हैं। थैंक्स, थैंक यू सो मच। और यही मतलब हमारा होप है कि हमारी आशा है कि आप सब आइडियाज जो शेयर करेंगे, यहाँ पे जो देखभाल करने वाले आए हैं सुनने के लिए, वो भी थोड़े आइडियाज लेके जाएंगे।
So thank you for sharing that. आपके सभी उदाहरण बहुत ही मुझे बहुत ही अच्छे लगे और मैं भी शायद शेयर करूंगी अपने प्रैक्टिस में. थैंक यू नंदू. रोहित, आप कोई एग्जांपल शेयर करना चाहेंगे जो आप ग्रुप्स में पेरेंट्स के साथ सुनते हैं या कम्युनिटी में जाते हैं जब भी आप सुनते हैं? आई थिंक कुछ एक चीजें हैं जो अभी बहुत विजिबल हो रही हैं, क्योंकि हम लोग अभी जैसे स्कूल्स बंद हैं तो हम रिलीफ का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें रियलाइज हुआ कि हम कोई भी बात करने के पहले अगर घर में खाना नहीं है तो तुम कुछ भी कर लो यार, डजंट मेक सेंस, राइट? तो हमारी जो टीम है वो पेरेंट्स को कॉल करती है और पूछती है कि आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, कोई सपोर्ट चाहिए क्या, एंट्री पॉइंट, एंड वहां से फिर बात किधर जाए, राइट? तो 2 एग्जांपल ऐसे शेयर करता हूँ जहां से बातें निकल के आई और फिर हमारा जो टीम में रिफ्लेक्शन आया, मैं उसके बारे में थोड़ा बात करूंगा. एक एग्जांपल था जहाँ पे अप्रैल के महीने में एक माँ से जब हम बात कर रहे थे, उनके पति की डेथ हो गई थी. और जब हमारी टीम मेंबर ने उनसे पूछा कि दीदी कैसी हैं, क्या चल रहा है, तो उन्होंने बड़े ही ऐसे ही कह दिया कि अरे अप्रैल में पति की डेथ हो गई, तब से लॉकडाउन है एंड वगैरह वगैरह बात करने लगी. और ये साइड हमारी जो टीम मेंबर थी उसको पता नहीं कि अब इसके आगे कहूँ क्या, क्योंकि इन दैट मोमेंट वो खुद अपने घर में एक ऑलमोस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी फैमिली मेंबर का एक्सपीरियंस कर रही थी, राइट? तो उधर से उस माँ ने ये महसूस किया और उन्होंने बोला दीदी आप चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक हो जाएगा. और उन्होंने बोलना शुरू किया कि मैं क्या क्या कर रही हूँ इस चीज को ठीक हो जाने के लिए. तो ये बात जब हम डिब्रीफ करें तो देखिए बहुत बखूबी रिमाइंड हुई कि केयर की कोई हायरार्की नहीं है. कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही केयर देगा ऐसा कुछ हायरार्की नहीं है. केयर कहीं से भी आ सकती है, किसी मोमेंट में आ सकती है. उसको वीव कर पाना, जो हम बात करते हैं कि उसको एक दूसरे के साथ जोड़ कैसे पाए और उसकी खूबसूरती को निखार कैसे पाए उस मोमेंट में. और दूसरा सिमिलर एग्जांपल था कि एक पेरेंट को पूछा कि क्या चल रहा है, कोई सपोर्ट चाहिए क्या. उन्होंने बोला कि भैया आपने कॉल कर लिया, वही हमें बहुत अच्छा लगा, मैं भी अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछते रहता हूँ. तो हमारे टीम मेंबर ने उनसे पूछा कि जब आप ये करते हो तो आपके लिए क्या मुमकिन हो जाता है. तो उन्होंने बोला कि बहुत सारा सपोर्ट दिखने लगता है. तो जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी एंड कलेक्टिव केयर है वो कैसे बनते हैं, राइट? वो हमें सिखाया नहीं गया कभी हमारे एजुकेशनल लाइफ में या हमारी प्रोफेशनल लाइफ में. तो वो जो हम पेरेंट्स के साथ काम करते हैं वो नजर आता है कि वो न्यूएंसेस क्या हैं. तो आज हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बीएमसी के साथ बात कर रहे हैं कि खोज स्कूल को जगह दिलाओ, क्योंकि ये लोग ठीक काम कर रहे हैं, राइट? तो उन्होंने खुद बोला कि हम जाएंगे, क्योंकि हम बोलेंगे तो बात बनेगी, आप बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा यहाँ पे. और ये बात हमें कह पाना हमें ये दिखाता है कि वो पॉसिबिलिटीज क्या हैं, जब वो न्यूएंसेस क्या है कलेक्टिव बनने के, और वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है जब आप एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे की कहानियों के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं खुद को. थैंक यू जी. आपने मतलब बहुत ही सुंदर चीज शेयर की है रोहित, थैंक यू. कि ये जो केयर रहता है वो 2 तरफा रहता है. ऐसे नहीं है कि हम एज प्रोफेशनल्स किसी को देते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. और ये जो कम्युनिटी हमारा जो बिल्ड होता है उससे क्या क्या चीजें मुमकिन हो पाती है जब हम साथ में काम करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. वैष्णव, आप करना चाहोगे, आपने महसूस किया या देखा है? एक्चुअली मैंने एक चीज जो महसूस किया है वो उम्मीद के साथ जुड़ के हमने पेरेंट्स के साथ काफी लास्ट ईयर वर्कशॉप्स किए हैं, और ये साल उम्मीद के साथ जुड़ के हम एक पेरेंट्स के लिए एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं. So one of the things that we have noticed is that connection with the parents. हम जब भी पेरेंट्स के साथ मिलते हैं, and especially at this time during this lockdown, अब हम ऑनलाइन काफी सारी वर्कशॉप्स हम कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ. And one of the things that the parents are saying is कि आप हमारे लिए है. That is just something, just being there for them. So I think that is something which I think I will hold on to. That earlier हम थोड़े 2-3 महीने में workshops कर रहे थे, but now the workshops are very frequent. They're almost every week.
And just being there as a support to parents, I think it tells them a lot, because one of the things that we have done is a workshop called Chai Pe Charcha, where parents, we are just having a conversation about things. There is no general agenda. तो जस्ट बातचीत में उनको काफी सहायता मिलती है. वो खुद अपने क्वेश्चंस हमको पूछ सकते हैं, and it could be about mental health, it could be around their child's development. So that is something that I've learned, that is one thing which is important, just to be there for families. ऐसी चीजें आपने सुनी है इन चर्चा के दौरान, जो पेरेंट्स एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, चीजें जो वो करते हैं या उनकी जो आइडियाज या इनोवेशंस है उनके बारे में? आई थिंक जो छोटी छोटी चीजें, इट कुड बी बहुत छोटी चीज, जो सिर्फ बच्चे के साथ मैगी बनाना, नहीं तो बच्चे के साथ बैठ के एक कॉमेडी फिल्म देखना. और someone said कि वो अपने बच्चे के साथ just अलग-अलग आवाजें, like ghost things, like scary sounds that they make. Some people like to just झूले पे अपने बच्चे के साथ बैठते हैं. कोई पेरेंट्स सिर्फ बैठ के अपने बच्चे के साथ चाय पीते हैं. तो I think just these small acts, कुछ बड़े एक्ट्स की जरूरत नहीं है. छोटी छोटी जो चीजें रोज की जिंदगी में जो हम करते हैं, आई थिंक दोज लिटिल थिंग्स आर रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर फैमिलीज. थैंक यू सो मच. विभा, आप कुछ बताना चाहोगे या शेयर करना चाहोगे आपने जो सुनी है चीजें माँ बाप से या केयर गिवर्स से? मैं आइडेंटिटी के बारे में बात करना चाहूंगी थोड़ा, कि कई बार ऐसे होता है कि ये जो हमारी कहानी रहती है पेरेंट्स के बारे में, वो केवल एज अ पेरेंट रहती है. उनकी आइडेंटिटी पेरेंट के अलावा एज अ ह्यूमन बीइंग अलग हो सकती है. दे आर नॉट जस्ट द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड, दे आर अ मैन, अ वुमन इन देयर ओन राइट, अ वुमन हु लव्स रीडिंग, अ मैन हु लव्स म्यूजिक, कुछ भी हो सकता है. और ये मैं हमेशा याद रखने की कोशिश करती हूँ, और जब एज अ प्रोफेशनल मैं बात करती हूँ, एक कोई ऐसे अनस्क्रिप्टेड प्रश्न पूछने की कोशिश करती हूँ जिससे कि ये मैं एक्नॉलेज करूँ, ये मैं पहचानूं कि ये पेरेंट एक आदमी या एक औरत है जिनके अलग तरीके के इंटरेस्ट हैं. जैसे कि एक बारी मैंने एक फादर से पूछा कि वो क्यों चाहते हैं कि उनका बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे. तो वो पीडब्ल्यूडी में काम करते थे और उन्होंने कहा, मैं तो कराटे इंस्ट्रक्टर बनना चाहता था और मैं हमेशा कराटे में बहुत दिलचस्पी लेता था, और मुझे हमेशा ये दुख रहा है कि मैं नहीं कर पाया ये चीज. तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा ये जरूर अनुभव करे कि उसकी जो बाकी दिलचस्पी है वो उसको पूरी करे. दूसरी ये रहती है कि हमेशा लोग सोचते हैं कि जब हम डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं या पेरेंट्स ऑफ किड्स विद डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो ये कहानी एक दुखी कहानी है और एक दुख भरी कहानी है. I just want to say that in my friends, the funniest people I know are actually the parents of kids with disabilities. I'm thinking of whether it's Joe or Chopra from LRF, or it's Mary Barua from Action for Autism, or it's Nandu. They have the capacity to make me laugh so much. So I think people who work with and people who are parents of children with disabilities don't have to be these sad, morose people. They can be incredibly humorous, and I think it teaches you to take pleasure in the little things. और मैं एक कहानी शेयर करना चाहूंगी जो पहली बारी मैं नंदू के सामने शेयर कर रही हूँ, जो मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ ये कहानी. एक्चुअली एक बारी मेरे लड़के से, मैं अपने खुद के लड़के से बहुत परेशान थी. वो टीनेजर था और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा था जो मेरे अनुभव के बाहर थे. तो मैंने नंदू से पूछा, ऑब्वियसली आई कंसल्टेड अ स्पेशलिस्ट. आई आस्क्ड नंदिता कि मेरा बेटा ऐसे करता है, क्या आपका बेटा ऐसे कभी करता है, और अगर करता है तो आप क्या करते हैं?
तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरा बेटा भी करता है, और जब वो करता है तो मैं फटाफट जाके लिख लेती हूँ ताकि मैं अगले टॉक में इस्तेमाल कर सकूं। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो पहले मैं हंस पड़ी और ऊपर से ये लगा कि मैं अकेले नहीं हूँ। ये चीज हर कोई के साथ होता है और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। और हर कोई का बच्चा अभी आप सब लोग जाके सोच सकते हैं कि अगर नंदिता और विभा के बच्चे कर सकते हैं ऐसी हरकतें, तो हमारे बच्चे करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड पीपल कि ये डे टू डे लाइफ में जो ये हंसी मजाक के मोमेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं और हम सबको इस्तेमाल करना चाहिए। Thank you so much, Vibha. And Nandita, I have to say, I've heard that story and always loved listening to it. So it's good that she shared it in front of you today. It was making me famous with all my stories. हाँ, लेकिन जो उसने कहा वो बहुत सही है कि जब हम खुद वो सिचुएशन में पड़ते हैं, जिससे बहुत बार हमारे फैमिलीज जो आते हैं उनको भी वैसा ही लगता है, तो एक एम्पैथी जैसा शुरू हो जाता है। और हमें लगता है, क्योंकि नहीं तो हम बहुत जजमेंटल बन सकते हैं कि कैसा, जैसा रोहित ने बोला, माँ बाप एक फटका देते हैं बच्चों को और वो इट्स रेगुलर। तो सच्ची, क्योंकि मैं बहुत बार टॉक्स देती हूँ और पेरेंट्स को बताती हूँ कि यू नो अब्यूज, नो एक्सक्यूज फॉर अब्यूज, लेकिन मुझे मालूम है कितना बार मैं अपना बच्चा को एक झापड़ दे के उसको जगह में लाने को चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा एक हाथ से दूसरा हाथ को पकड़ती थी, क्योंकि नहीं तो लूज था तो शायद वैसा ही होता था, लेकिन मेरे पीठ के पीछे एक हाथ से दूसरा हाथ को पकड़ती, नहीं तो बहुत हाथों पर बैठती थी मैं, और ये करके मैं कंट्रोल में आ सकती थी। तो यू नो इट्स वी मस्ट प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। और अगर हम फैमिलीज के साथ काम करते हैं तो वो ही परिस्थिति हम खुद अनुभव करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें एक एम्पैथी मिलता है और हम और ह्यूमन बन सकते हैं और जजमेंटल नहीं होनी चाहिए। थैंक्स। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक जो प्रोफेशनल्स के लिए है कि हमको कैसे हमारा जो जजमेंट है वो पीछे हटाना है और पेरेंट्स के साथ सही में जुड़ना है, उनके जो एक्सपीरियंसेस है और यू नो उनके साथ जुड़ के साथ में काम करना है। और जो विभा ने दूसरी चीज़ बताई कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं और हंसी है और मजाक है उनको साथ में कैसे रखना है ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य शायद उससे थोड़ा खुश रह सके और हम अच्छे से जो भी है यू नो सिचुएशन उसका कोई भी सुझाव साथ में निकाल सके। रंजना, मैं आपको पूछना चाहूंगी, आपने ऐसी कौन सी चीजें विटनेस की है या देखी है जब आप पेरेंट्स के साथ, पर्टिकुलर माओं के साथ आप काम करते हो बहुत सारा, तो ऐसी छोटी छोटी कौन सी चीजें हैं जो आप देखते हो कि वो करते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए? जैसे कि हम लोग क्योंकि ग्रुप में काम करते हैं तो काफी स्टोरीज आ रही हैं मेरे दिमाग में, लेकिन अभी मैं एक या दो शायद अगर टाइम परमिट करे शेयर। जैसे एक माँ ने हमारे साथ शेयर किया कि उनके बच्चों का ईटिंग का प्रॉब्लम था, वो बहुत सिलेक्टिव ईटर था, तो हर चीज खाने में पसंद नहीं था, बहुत दिक्कत हो रहा था खाना खिलाने में। तो उन्होंने, आई थिंक ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप थोड़ा, हेलो सुनाई दे रहा है? ओके। तो हम लोग जब काम कर रहे थे, एक माँ ने अपने बच्चे के बारे में बात करी थी वो एकदम सिलेक्टिव ईटर था, खाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और सुनाई दे रहा है क्या जी? ओके, जस्ट माइक से अगर थोड़ा दूर रहेगी तो शायद एको बहुत आ रहा है। अच्छा एक सेकंड रुको ना, जस्ट होल्ड ना थोड़ा मोमेंट। हेलो सुनाई दे रहा है? रंजना अच्छे से सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है? ठीक है, ओके।
तो जो मैं बोल रही थी कि बच्चे को थोड़ा खाने में वो पसंद नहीं करता हर किसी हर किस्म का खाना, तो उनकी माँ ने जो किया कि वो जब खाना पकाती थी वो उसको वहाँ पे बैठा के रखती थी कि तुम देखो खाना कैसे पकता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ते उसने बच्चे को इन्वॉल्व किया खाना पकाने में, प्रोसेस में, और फिर देखा गया कि बच्चा जो खाना पका रहा था या मम्मी को देख रहा था पकाते हुए, आई थिंक पहला खाना ऑमलेट था और वो पहली दफा ऑमलेट खाया, तो उसके बाद वो जो दिक्कत हो रही थी वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया मम्मी का। और एक चीज आई नो हम लोग थोड़ा चिल्ड्रन के ऊपर मतलब यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पर मैं बोलना चाहूंगी और एक स्टोरी जो मेरे जहन में आ रहा है, एक मदन ने हमारे साथ शेयर किया था कि उनको लग रहा था कि जब डायग्नोसिस हुआ था उसके बाद उनका कनेक्ट थोड़ा मिसिंग हो रहा था अपने हस्बैंड के साथ और वो बात नहीं बन रही थी, तो वो ऐसे ही हमको बोल रही थी कि हम सुबह जब नाश्ता बना रहे थे तो हम यूट्यूब में गाना चला के बना रहे थे, तो उनके हस्बैंड ने कुछ कमेंट किया गाने पे, फिर उन्होंने कुछ बोला, फिर वो अपना फेवरेट गाना बजाया, फिर उन्होंने अपना फेवरेट गाना बजाया, फिर दोनों एक दूसरे को डेडिकेट किए, एंड वो जब बोल रही थी तो हम लोग को दिख रहा था कि उनके फेस पे वो ग्लो था और वो बोल रही थी कि ये मेरे पूरे दिन का बेस्ट आवर था, ये मैं जब बहुत इंजॉय करती हूँ अपना लाइफ। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत कुछ हम लोग को दिखता है कि पेरेंट्स में कितनी एजेंसीज हैं, हम लोग खुद से कितना अच्छा चाहिए निकाल पाते हैं, जबकि हम लोग शायद तो पेरेंट्स के पास दे डू नो देयर चाइल्ड और उनको मालूम है अपने बारे में। तो या जी थैंक यू सो मच बच्चों के साथ कैसी चीजें करते हैं जिससे उनको शायद खुशी मिलती है, या उनकी जो छोटी छोटी दिक्कतें जो आपने बताई वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे हमारी चर्चा खत्म